अब तक आपने देखा उज्जैनी के बुनकर रामदास को झूठे कर्जे में फंसाने की साजिश के पीछे असल दिमाग निकला माणकचंद, शहर का एक सम्मानित व्यापारी। वो रामदास की दुर्लभ बुनाई तकनीक किसी बाहरी व्यापारी को दिलाना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने रात को इत्र बाजार की एक हवेली में माणकचंद और केशव सेठ दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, पर जांच में एक नई परत खुली। ये साजिश सिर्फ एक तकनीक चुराने की नहीं थी, बल्कि उज्जैनी के कारीगरों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की बड़ी योजना का हिस्सा थी। और सबसे खतरनाक बात, दरबार के भीतर भी कोई था जो इस योजना को मदद दे रहा था। वो चेहरा अभी अंधेरे में था। अब आगे की कथा। उस रात विक्रम का कागज, जिस पर नाम और रेखाएं थीं, उनकी मेज पर वैसे ही पड़ा था। सुबह उन्होंने उसे फिर उठाया और जो रेखा उज्जैनी की सीमा के बाहर जाती थी, उसे थोड़ा और आगे खींचा। वो रेखा एक नाम पर रुकी, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वो पड़ोसी राज्य अवंतिका के एक बड़े कपड़ा व्यापार का मालिक था और उसकी महत्वाकांक्षा उज्जैनी के बाजार पर कब्जा करने की थी। उज्जैनी के कारीगर जब तक अपने हुनर में माहिर थे, तब तक उसका सस्ता कपड़ा यहां टिक नहीं सकता था। इसलिए योजना ये थी कि पहले कारीगरों को आर्थिक रूप से तोड़ो, फिर उनकी तकनीक चुराओ और फिर उज्जैनी के बाजार में उन्हीं के हुनर से बना सस्ता माल उतारो। रामदास उस योजना की पहली कड़ी थे, पर अकेले नहीं। माणकचंद के बही खातों में और भी नाम थे। 6 और बुनकर, 2 दर्जी, 1 रंगरेज। सबके ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। विक्रम ने भट्ट मात्र को बुलाया और कहा कि उन सभी के नाम निकालो और उन्हें सुरक्षित किया जाए। पर भट्ट मात्र के चेहरे पर एक और चिंता थी। उन्होंने धीमे से कहा कि महाराज, माणकचंद से रात भर पूछताछ हुई और उसने एक नाम लिया है, दरबार के भीतर का वो आदमी। विक्रम ने पूछा, कौन? भट्ट मात्र ने कहा, दरोगा हरिलाल। ये नाम सुनकर विक्रम एक पल के लिए स्थिर हो गए। हरिलाल, जो 10 साल से दरबार में था, जो हर सुनवाई की तारीख तय करता था, जो जानता था कि कौन सा मामला कब उठाया जाएगा, जिसकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठा था। विक्रम ने कहा कि पहले सबूत चाहिए, नाम लेना काफी नहीं। भट्ट मात्र ने कहा कि माणकचंद ने यह भी बताया कि हरिलाल को हर महीने एक थैली भेजी जाती थी इत्र बाजार की उसी हवेली के जरिए। विक्रम ने कहा कि हवेली की तलाशी हो चुकी है, क्या वहां कोई थैली मिली? भट्ट मात्र ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक छोटी चमड़े की थैली लाया जिस पर एक अक्षर खुदा था, ह। ये काफी था। विक्रम ने कहा कि हरिलाल को अभी बुलाया जाए, पर ऐसे जैसे किसी सामान्य काम के लिए। हरिलाल दरबार में आया, अपनी रोज की तरह शांत, सिर पर साफा, हाथ में बही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। विक्रम ने बातों बातों में पूछा कि रामदास के मामले की तारीख किसने तय की थी? हरिलाल ने कहा कि उसने, क्योंकि उस दिन दरबार में जगह थी। विक्रम ने पूछा कि और किसे पता था कि उस दिन ये मामला सुना जाएगा? हरिलाल ने कहा कि बस दरबार के लोगों को। विक्रम ने वो थैली मेज पर रख दी। हरिलाल की नजर उस पर गई और एक पल के लिए उसकी पलकें कांपी। विक्रम ने कहा कि यह थैली माणकचंद की हवेली से मिली है और इस पर जो अक्षर है वो उसी के नाम का पहला अक्षर है। हरिलाल ने कहा कि यह संयोग हो सकता है। विक्रम ने कहा कि हो सकता है, पर संयोग तब तक संयोग रहता है जब तक बाकी चीजें उससे न जुड़े, और यहां बहुत कुछ जुड़ रहा है। फिर भट्टमात्र ने माणकचंद को उस कमरे में लाने का इशारा किया। जब हरिलाल ने माणकचंद को देखा और माणकचंद ने उसे, तो दोनों की आंखें मिली। माणकचंद ने नजरें झुका ली। हरिलाल जानता था कि माणकचंद टूट चुका है। उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि वो सब बताएगा। उसने कहा कि प्रताप सिंह ने उससे संपर्क 2 साल पहले किया था। शुरू में बस छोटी छोटी जानकारियां मांगी, कौन सा व्यापारी किस मामले में फंसा है, कौन सी सुनवाई कब होगी। बाद में मांग बढ़ती गई। उसने रामदास के मामले की तारीख ऐसे तय की थी कि गवाहों को तैयार होने का पूरा वक्त मिले। और वो धमकी वाला कागज जो सुमी के घर पर फेंका गया था, उसमें भी हरिलाल का हाथ था। उसने ही ये खबर दी थी कि सुमी दरबार आ चुकी है और मामला पलट सकता है। दरबार में सन्नाटा था। विक्रम ने कोई ऊंची आवाज नहीं की। उन्होंने बस कहा कि हरिलाल 10 साल से दरबार में था और इसीलिए उसकी गद्दारी दोगुनी है। भरोसा तोड़ना उस गलती से बड़ा जुर्म है जो अनजाने में हो जाती है। हरिलाल को हिरासत में ले लिया गया। दोपहर को विक्रम ने एक खास दूत को बुलाया और कहा कि अवंतिका में प्रताप सिंह के नाम एक संदेश भेजा जाए। न युद्ध की धमकी, न कोई रौब, बस एक सीधी बात। उज्जैनी के कारीगरों तक पहुंचने की हर कोशिश देख ली गई है और अगर अगली बार कोई सूत भी इस दिशा में खिंचा तो व्यापारिक संधि की समीक्षा होगी। ये भाषा वही थी जो व्यापारी समझते हैं, पैसे की।
भट्टमात्र ने कहा कि क्या ये काफी है? विक्रम ने कहा कि फिलहाल हाँ, क्योंकि युद्ध अंतिम उपाय होता है, पहला नहीं। और प्रताप सिंह को अभी ये समझना जरूरी है कि उज्जैनी की नींव उसके पैसे से नहीं, उसके कारीगरों के हाथों से बनी है। उस शाम विक्रम ने एक और काम किया। उन्होंने रामदास को दरबार बुलाया, इस बार सम्मान के साथ। रामदास आए, साफ कपड़े, सीधी पीठ, सुमी भी साथ थीं। विक्रम ने घोषणा की कि रामदास की बुनाई तकनीक को अब राज्य के शिल्प अभिलेख में दर्ज किया जाएगा, उनके नाम से, उनके परिवार की विरासत के रूप में। कोई इसे बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उज्जैनी के सभी कारीगरों के लिए एक शिल्प परिषद बनाई जाएगी जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। दरबार में तालियां बजीं। रामदास की आंखें भर आईं। उन्होंने विक्रम को प्रणाम किया और कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक बुनकर के हाथ का हुनर राज दरबार तक पहुंचेगा। विक्रम ने कहा कि हुनर हमेशा वहां पहुंचता है जहां उसकी कद्र हो, बस रास्ता बनाना पड़ता है। फिर उन्होंने सुमी की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में जो सबसे जरूरी काम हुआ वो ये था कि एक लड़की ने एक गिरा हुआ कागज उठाया जब सब छोड़ रहे थे। उसी एक कदम से बाकी सब हुआ। सुमी ने कहा कि उसने बस वही किया जो सही लगा। विक्रम ने कहा कि यही सबसे मुश्किल काम होता है, जो सही लगे वो करना, क्योंकि जो आसान लगता है वो अक्सर चुप रहना होता है। दरबार धीरे धीरे खाली हुआ। शाम ढली तो उज्जैनी के उस बुनकर मोहल्ले में एक अजीब खुशी थी। खबर फैल चुकी थी। लोग रामदास के दरवाजे पर आ रहे थे, कुछ बधाई देने, कुछ बस देखने की जो हुआ वो सच था। सुमी घर की चौखट पर बैठी थी। उसके हाथ में अब कोई कागज नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था जो पिछले कई हफ्तों से गायब था। उसकी मां ने चाय लाकर दी और धीरे से कहा कि बेटा तू डरी नहीं। सुमी ने कहा कि डरी तो थी मां, पर पिता ने कहा था कि सच को थामे रखो, बस यही किया। रामदास भीतर से निकले। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोले। कभी कभी बाप का हाथ ही काफी होता है। दूर मंदिर में शाम की आरती शुरू हो गई थी। घंटियां, शंख, धुएं की लकीरें आकाश में। उज्जैनी हर शाम ऐसे ही ढलती थी, इस बात से बेखबर कि उसकी गलियों में उस दिन क्या हुआ। पर विक्रम जानते थे। वे उस रात महल की छत पर खड़े थे। शहर की रोशनियां नीचे फैली थीं, जैसे जमीन पर तारे बिखरे हों। उन्होंने सोचा कि राजा होना सिर्फ फैसले सुनाना नहीं है, राजा होना यह भी है कि एक गली में एक लड़की को देखो जो कांपते हाथों से एक कागज थामे खड़ी है, और ये समझो कि वो कागज किसी तलवार से कम नहीं। उनके मंत्री भट्टमात्र ऊपर आया और पूछा कि कल से शिल्प परिषद का काम शुरू होगा। विक्रम ने कहा हाँ, और ये भी कहा कि उस परिषद की पहली बैठक में सुमी को भी बुलाया जाए। भट्टमात्र ने हैरानी से पूछा कि क्यों, वो तो एक साधारण लड़की है। विक्रम ने कहा कि साधारण वो होती है जो चुप रह जाती, ये लड़की साधारण नहीं है। रात गहरी होती गई। उज्जैनी सो गई, अपनी गलियों, अपनी खुशबुओं और अपने हुनरमंद हाथों के साथ। पर कुछ सवाल थे जो विक्रम के मन में अभी भी जागते थे। प्रताप सिंह को संदेश भेजा जा चुका था, पर क्या वो रुकेगा या इस बार और चालाकी से आएगा? हरिलाल जैसे और लोग थे जो भरोसे की आड़ में बैठे थे, क्या उन्हें पहचानने का कोई और तरीका था? और सबसे बड़ा सवाल जो उस रात विक्रम के मन में गहरे उतरा, क्या किसी राज्य की असली ताकत उसकी सेना में होती है या उन हाथों में जो रोज सुबह उठकर कुछ बनाते हैं? और क्या इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए विक्रम की अगली परीक्षा शुरू होगी? अगली कथा।